इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके लिए जो है आज हम यहाँ पर क्लास नंबर 58 करने वाले हैं एचएसएससी 2026 के लिए। और इस सीरीज को देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पूरी कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि सारे फैक्चुअल डाटा जो है आपके यहाँ से निकल सके। आज हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे जो है हाई कोर्ट डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। हाई कोर्ट जो है आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हाई कोर्ट से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वनडे एग्जाम्स के अंदर वो सारे देख लेंगे, इसीलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। कल हमने जो है सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट कर लिया था मेरे भाई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को जो है कल हमने कंप्लीट कर लिया था, उसी तरीके से जो है आज हम यहाँ पर हाई कोर्ट को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है आप जरूर बता दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां पर बता देता हूं हाई कोर्ट के बारे में जो आपको जानने बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे भारत में जो है संविधान के किस भाग में जो है इनको रखा गया है, हाई कोर्ट को रखा गया है। तो यहां पे लिख देता हूं संविधान का भाग, संविधान का भाग। तो संविधान के 6 भाग में जो है इनको रखा गया है। और 5वां भाग किससे संबंधित है, 5वां भाग जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। कल के वीडियो में हमने देखा था। अब आपसे पूछ सकता है बताइए किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में जो है हाई कोर्ट्स को रखा गया है। मतलब हाई कोर्ट्स के जितने भी हाई कोर्ट के जजेज हैं उनके कार्यकाल हैं, किस में उनका गठन किया गया है, एवरीथिंग डिटेल किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में संबंधित है, ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। तो आप बताएंगे अनुच्छेद, अनुच्छेद क्या बताएंगे, अनुच्छेद बताएंगे आप 214 से 231 तक बताएंगे, ठीक है। 231 तक बताएंगे। यहाँ पे 5वां भाग जो है किससे संबंधित था, सुप्रीम कोर्ट से था। और अगर आपसे अनुच्छेद पूछे भाई सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद पूछे तो आप क्या बताएंगे, 124 से 147 बचाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें भी जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 में आप क्या याद रखेंगे, प्रथम स्थापना, प्रथम स्थापना। तो प्रथम हाईकोर्ट की स्थापना जो है कब हुई थी, 1862 में हुई थी मेरे भाई, ठीक है। किस किस की हुई थी, एक तो कलकत्ता की हुई थी, एक बंबई की हुई थी और एक मद्रास की हुई थी मेरे भाई, ठीक है। ये 3 जो है हाई कोर्ट्स खोले गए थे। याद रखना ये उच्च न्यायालय है मेरे भाई, उच्च न्यायालय, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, ये उच्च न्यायालय है। भारत में सर्वोच्च माफ कीजिएगा, भारत में जो प्रथम उच्च न्यायालय खोला गया था ना वो 1862 में खोला गया था। कलकत्ता, बंबई और मद्रास के अंदर खोला गया था मेरे भाई। इसके बाद जो है 1866 में दूसरा खोला गया था। कहाँ खोला गया था, ये कहाँ पर खोला गया था, ये भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी मेरे भाई, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय खोला गया था। वर्तमान में इलाहाबाद को क्या बोला जाता है, वर्तमान में इसको प्रयागराज बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, ये इसकी जो स्थापना हुई थी ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। या कहां पर हुई थी, आगरा में हुई थी मेरे भाई, ठीक है। आगरा में हुई थी, लेकिन 1869 में इसको जो है ट्रांसफर कर दिया गया, स्थानांतरित, स्थानांतरित, ठीक है। स्थानांतरित कहां पर कर दिया गया था, तो ये जो है प्रयागराज में कर दिया गया था। माफ कीजिएगा, उस समय जो है ये इलाहाबाद होता था, लेकिन वर्तमान में आज इसको क्या बोला जाता है, प्रयागराज बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। प्रयागराज बोला जाता है। यहां तक सारी चीजें जो है आई होप क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे इसके अब सीधा जो है हम अनुच्छेद देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब इसके हम अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 214 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 214 क्या कहता है, हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय, ठीक है। ये अनुच्छेद 214 कहता है। अनुच्छेद 215 क्या कहता है, उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। ये हमने कहां देखा था, ये हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी देखा था, ठीक है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। उसके बाद हम चलेंगे अनुच्छेद 216 को देख लेते हैं। 216 में क्या लिखा गया है,
अच्छा, ये अभिलेख न्यायालय का तो मतलब समझते हो ना, सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने बताया था। अभिलेख न्यायालय का ये मतलब होता है कि इसकी अवमानना होने पर, मतलब जो हाई कोर्ट को लगेगा ना कि भाई मेरी अवमानना हुई है, तो ये डायरेक्ट उसके लिए जो है दंड भी दे सकता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 216। 216 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 क्या कहता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसके बाद आपको याद रखना है अनुच्छेद 226 मेरे भाई। ठीक है, सारे आपको याद नहीं रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। अनुच्छेद 200 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट में 200 अनुच्छेद 32 से संबंधित थे ना, 32 से संबंधित क्या था मेरे भाई? तो वैसा ही अनुच्छेद 226 से संबंधित है। 32 था रिट जारी करने की शक्ति मेरे भाई। ठीक है, रिट जारी करने की शक्ति मेरे भाई। ठीक है, 5 रिट जारी करता है ना, कल हमने विस्तार से देखा था। जो है दंडी प्रत्यक्षीकरण था, परमादेश था, और भी बहुत सारी थी। ठीक है ना, तो ये 5 रिट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, और 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है मेरे भाई। आई बात समझ में यहां तक? उसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 227 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 227 क्या कहता है? सभी अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि जो जिला अदालतें होती है ना, उसके अधीक्षण की शक्ति होती है मेरे भाई। ठीक है, सभी अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। ठीक है, ये अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है? जो जिला कोर्ट्स होते हैं ना, जिला कोर्ट, उसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का जो है संयुक्त उच्च न्यायालय है, जहां पर जो चंडीगढ़ के अंदर स्थापित है। और ये जो हाई कोर्ट चंडीगढ़ वाला है, ये अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है भाई इसको। ठीक है, अधीक्षक, ये जो अधीनस्थ न्यायालय हो गए, जो हमारे हरियाणा के जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, जैसे कि हिसार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उन्हीं की यहाँ पर जो है ये बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद 227 के बाद एक और आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 231 मेरे भाई। अनुच्छेद 231 किससे संबंधित है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बनाने की संसद की शक्ति मेरे भाई। समझ गए? आप सभी जानते हैं वैसे तो यहां पर अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया था? 214 में कहा गया था हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करता है, अनुच्छेद 214। लेकिन एक अपवाद है, आप सभी जानते हैं, बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर जो है साझा उच्च न्यायालय है मेरे भाई। ठीक है, मतलब दो राज्यों के लिए एक कॉमन जो है हाई कोर्ट है, जैसे कि हमारा पंजाब और हरियाणा के लिए हो गया। ऐसे अनुच्छेद 231 क्या कहता है? 231 कहता है 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा, यानी कि कॉमन उच्च न्यायालय बनाने की संसद की शक्ति मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारे जो अनुच्छेद मैंने यहां पे लिखे हैं, ये आप सभी को जो है अच्छे तरीके से जो है याद होनी चाहिए। रट्टा मार लो, कैसे ही कर लो। ठीक है, अभी मैंने इनकी ट्रिक आपको नहीं बताई है। देखिए, ट्रिक बनाना थोड़ी सी मुझे तो अच्छा नहीं लगता, पता नहीं लोग कैसे ये कर लेते हैं। फिर भी अगर आप कहोगे भाई आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, मैं भी उसको फॉलो कर लूंगा भाई। बाकी ये ट्रिक बनाने में ना टाइम वेस्ट भी होता है, मुझे नहीं लगता लॉन्ग टाइम के लिए ये चीजें याद रहती होंगी मेरे भाई। ठीक है, आपको डायरेक्ट जो है मल्टीपल्स टाइम चीजें पढ़नी पड़ेंगी मेरे भाई, तभी जाके जो है चीज होगा। मेहनत का कोई देखो शॉर्टकट्स नहीं होता। जो आप लॉन्ग टाइम से चलोगे ना, लॉन्ग टाइम के लिए चलोगे, मतलब कि आप बिना किसी शॉर्टकट के लिए चलोगे, आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल से पढ़ी गई चीज़ें ही आपको याद रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है एक बार पढ़ के चीज़ें याद रह जाएंगी, आपको इन चीज़ों को मल्टीपल्स टाइम जो है याद करना पड़ेगा मेरे भाई, तब जाके ये चीज़ें याद होंगी मेरे भाई।
आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा हूँ आगे, इसी का एक छोटा सा चीजें रह रही है, क्या क्या रह रही है, योग्यता और कार्यकाल मेरे भाई, ठीक है। योग्यता और कार्यकाल हमने कल किसका देखा था, योग्यता और कार्यकाल, कल हमने सुप्रीम कोर्ट का देखा था ना, योग्यता और कार्यकाल। ऐसे ही हम इसका देख लेंगे हाई कोर्ट का, जिससे सारे क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन हम करने वाले हैं ना, इसी ओवरव्यू से जो है निकल जाएंगे। और यकीन मानिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जितने वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ऐसे ही वन लाइनर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, वहां पर रिटायरमेंट आयु कितनी थी सुप्रीम कोर्ट में, 65 वर्ष थी, और यहां पर जो है हाई कोर्ट में कितनी है, 62 वर्ष है। ये मैं आपको लिखने भी वाला हूं, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति वही करता है जिसकी जो नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट वाले न्यायाधीशों की करता है। तो कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो है इनकी नियुक्ति की जाती है मेरे भाई, ठीक है। जो हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी यहां पर बात की जा रही है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला गया है, योग्यता मेरे भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में आप क्या याद रखेंगे, योग्यता जो है याद रखेंगे मेरे भाई। भारत का नागरिक होना चाहिए, आप सभी जानते हैं, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए, प्लस भारत में कम से कम 10 वर्ष, ये कंडीशंस वहां भी थी भाई सुप्रीम कोर्ट्स वाले में, ठीक है। 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। उसके बाद या फिर भाई किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष वकील रहा हो मेरे भाई, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद कार्यकाल तो मैं आपको बता ही चुका हूं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नहीं मल्टीपल टाइम ये चीज पूछ चुका है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में मेरे भाई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में इसकी 65 वर्ष हो जाएगी, इसकी 62 वर्ष हो जाएगी। ये दोनों जो है अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लो मेरे भाई, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है इनको, हाई कोर्ट वाले जो होते हैं, हाई कोर्ट जो होते हैं ना, इनमें जो है शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है इनको शपथ दिलाई जाती है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, शपथ यहां पे लिख दिया गया, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। अच्छा, एक चीज और याद रखना भाई, क्या याद रखोगे आप, यहां पे देखो, यहां पे एक चीज लिख रखी है, नियुक्ति कौन करता है, ये चीज आप याद रखना। नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है मेरे भाई, लेकिन शपथ इनको कौन दिलाता है, शपथ जो है राज्य का राज्यपाल दिलाता है, ये चीज आप याद रखना। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट जो हमारा चंडीगढ़ और हरियाणा का हाई कोर्ट है ना, चंडीगढ़ और पंजाब, माफ कीजिएगा, पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, ये कहां पर है, ये चंडीगढ़ के अंदर है। अगर इसमें किसी जो न्यायाधीश है ना, उसकी नियुक्ति करनी होगी, तो नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन जो उसको जो शपथ दिलाएगा ना, वो जो है राज्यपाल दिलाएगा मेरे भाई। ये चीज आपको जो है याद रखनी है मेरे भाई, आई बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे और क्या रह गया, और तो इसके अंदर कुछ जो है ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे भाई। बाकी आपको ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ हमने वैसे ऊपर भी देख ली थी। संसद 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 7वां, ये वैसे मैंने कल भी बताया था। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में हुआ था, ठीक है। संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। इसके तहत जो है संसद को अधिकार दिया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय मेरे भाई, ठीक है। उच्च न्यायालय जो है ये भी आप याद रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रख लेते हैं वेतन के बारे में, ठीक है। वेतन के बारे में क्या याद रखेंगे, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का वेतन है ना, वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है मेरे भाई, ये आप याद रखना। लिख देता हूं, जरूरी है, 2 लाइन बताऊंगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ध्यान देना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन की बात कर रहा है, उच्च न्यायालय
न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का वेतन है वो किससे दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, वेतन राज्य की सिंचित दिया जाता है। लेकिन एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है? लेकिन अगर पेंशन की बात होगी ना, पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। समझ आया कुछ? जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूं, लेकिन ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, आपसे डायरेक्ट कहेगा बताइए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, जैसे कि उच्च न्यायालय जो हमारा हाई कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश है उनका वेतन जो है कौन देती है? तो कौन देती है भाई? राज्य सरकार देती है उनका वेतन। लेकिन अगर आपसे पूछ ले बताइए उच्च न्यायालय की जो पेंशन है, मतलब जो न्यायाधीश हैं वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद जो उनकी पेंशन आएगी वो कौन देगा? तो वो जो पेंशन आएगी ना, वो राज्य सरकार नहीं देगी, वो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? ये छोटा सा डिफरेंस है, यहां से जो है ये चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब एक चीज और रह गई है जो कल रह गई थी बाकी। कल हमने क्या क्या देखा था? हमने जो है थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू बताया था, जैसे कि भाई 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान जो है लागू हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 की हुई थी। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? उसके बाद मैंने आपको 22 भाग बताए थे मेरे भाई। ठीक है, 22 भाग मैंने आपको बताए थे, एक एक करके सारे भाग बताए थे। ठीक है, 12 अनुसूचियां थी मेरे भाई। ठीक है, अनुसूचियां थी मेरे भाई। ठीक है, और 445 से 450 के आसपास जो है अनुच्छेद थे, उनको तो हम एक एक करके नहीं बता सकता मैं यहाँ पर। वैसे मोस्टली मैं 80-82 तक जो है अनुच्छेद बता चुका हूं मेरे भाई। ठीक है, वो आपको पता भी होगा, प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी। तो 22 भाग कल वाले वीडियो में एक एक करके मैं सारे बता चुका हूं। आज मैं आपको 12 अनुसूचियां बता देता हूं। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? ये जरूरी है बार बार मल्टीपल्स टाइम रीड करना, बार बार मल्टीपल्स टाइम जो है ये आपकी आंखों के आगे से निकलना, आपके कानों में डालना, इसी तरीके से ये चीजें याद रहती है मेरे भाई आपके एग्जाम में। ठीक है, एक बार याद करने से या फिर एग्जाम के नियर बाय याद करने से ये याद नहीं रहती है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं पहली अनुसूची की यहां पर बात कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, 12 अनुसूची है ये, बस ये याद रखना जब संविधान लागू हुआ था ना, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उस समय इसके अंदर कितनी अनुसूची होती थी उस समय? मूल संविधान में यहां पे लिख देता हूं, मूल संविधान में 8 अनुसूची होती थी, लेकिन इसके अंदर 4 जोड़ दी गई। वर्तमान में इसमें कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूची है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहली अनुसूची की। ठीक है, पहली अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी? तो पहली अनुसूची संबंधित हो जाएगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार से मेरे भाई। ठीक है, लिख देता हूं, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको याद रहना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। आई बात समझ में? इसके बाद चलते हैं हम पॉइंट नंबर 2। अनुसूची सेकंड क्या कहती है मेरे भाई? ये सेकंड अनुसूची है, याद रखना, ये पहली अनुसूची है। सेकंड अनुसूची किससे संबंधित हो जाएगी? तो दूसरी अनुसूची संबंधित हो जाएगी मुख्य पदाधिकारियों, मुख्य पदाधिकारियों जैसे कि कौन कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है मेरे भाई, राज्यपाल होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, इन सभी के वेतन भत्ते
ठीक है, वेतन भत्ते से संबंधित हो जाएगी ये अनुसूची जो है सेकंड हो जाएगी मेरे भाई। तीसरी अनुसूची की बात करूं तो तीसरी अनुसूची संबंधित हो जाएगी मंत्रियों, विधायकों और जजों द्वारा ली जाने वाली शपथ मेरे भाई। ठीक है, शपथ प्रतिज्ञान यहां पर लिख लो, शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं ना, जैसे कि भाई मंत्री हो गए, जज हो गए, विधायक हो गए, वो सभी शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित जितने भी हैं वो तीसरी अनुसूची से संबंधित है मेरे भाई। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची संबंधित है भाई राज्यसभा में सीटों के आवंटन से मेरे भाई। ठीक है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएगी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों प्रशासन और नियंत्रण के बारे में मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ अनुसूची में मेरे भाई। ठीक है, सिक्स्थ अनुसूची लिख देता हूं। सिक्स्थ अनुसूची किससे संबंधित है? जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ना, 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, क्या क्या हो गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया ना, मिजोरम, मिजोरम मेरे भाई। ठीक है, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सातवीं अनुसूची के बारे में। सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है भाई? तो सातवीं अनुसूची संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। विभाजन इसके अंदर तीन दी गई है ना, संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई और समवर्ती सूची हो गई। ठीक है, ये 3 सूची इसके अंदर दी गई है। इसके बाद हम चलते हैं 8वीं अनुसूची पे मेरे भाई। ठीक है, 8वीं अनुसूची तो बचाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं इसके अंदर है मेरे भाई। ठीक है, जो अनुसूची 9th है, 9th शेड्यूल क्या है इसके अंतर्गत मेरे भाई? भूमि सुधारों के लिए इसको जोड़ा गया था। भूमि सुधार के लिए ये क्या था भाई? ये पहला संविधान संशोधन था। ये पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये संशोधन के तहत कब हुआ था? 1951 में हुआ था मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची क्या कहती है? अनुसूची, ठीक है, तो 10वीं अनुसूची क्या कहती है? दल बदल के आधार पर। 11वीं अनुसूची क्या कहती है? ठीक है, और 11वीं अनुसूची क्या कहती है? ये पंचायतों से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, पंचायत से संबंधित है। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं पंचायत के अंदर मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है।
कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। कितने विषय हैं? 18 विषय इसके अंदर जो है अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। यहां तक जो है ओवरव्यू हमारा हो चुका है, किसके बारे में? अनुसूचियों के बारे में और हाई कोर्ट्स के बारे में मेरे भाई, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, यहीं से आपके जो है सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। हाई कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब एक एक करके जो है हम क्वेश्चनों को लगाना शुरू करते हैं। देखिए जितना मैंने बताया इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है मेरे भाई? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो किस अनुच्छेद के तहत होगा मेरे भाई? अनुच्छेद 214 के तहत होगा मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए जो है एक उच्च न्यायालय बनाया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे देख लो क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान के भाग जो है 6 राज्य के तहत उच्च न्यायालयों के संगठन और शक्तियों का जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? 214 यह स्पष्ट घोषणा करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह राज्य की न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान रखता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया? संसद की शक्ति। अपवाद है ये एक, याद रखना है। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 231 संसद को यह शक्ति देता है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। ये चीज हम ऊपर भी देख के आए हैं। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो अनुच्छेद 214 याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, और एक आपको अनुच्छेद याद रखना है 231। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि भाई बताइए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो साझा न्यायालय की स्थापना की गई है वो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 231 के तहत की गई है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की बात कौन सा अनुच्छेद करता है, तो आप अनुच्छेद 231 बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो आप सभी जानते हैं उच्च न्यायालय की संस्था का गठन जो है सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हुआ था। इसके बाद 1866 में कहां पर हुआ था? इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो है स्थापना हुई थी मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। वर्तमान में ये देख लेना भाई, वर्तमान में जो है कुल कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय जो है वर्तमान में हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। जबकि कुछ राज्य जैसे कि पंजाब और हरियाणा के लिए एक साझा उच्च न्यायालय वर्तमान में अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने आपको 2 चीज बताई थी, एक तो नियुक्ति बताई थी, नियुक्ति, और मैंने आपको क्या बताया था? एक शपथ बताया था मेरे भाई, ठीक है। 1 सेकंड, ये एक एक जो वर्ड है ना, इन 1 सेकंड यार, ये जो वर्ड है ना, मैं हमेशा से आपको कहता हूं वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। वर्ड का मतलब आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि वर्डों से ही आपके क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है मेरे भाई, और यहीं से वर्डों से ही जो है वो खेलता है, वर्डों से ही जो है वो आपको पजल करता है मेरे भाई, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? शपथ मेरे भाई राज्यपाल दिलाता है। कैसे लिखेंगे? राज्यपाल, ठीक है। तो बस ये दोनों चीज आपको जो है थोड़ा सा बारीकी अंतर है, लेकिन याद रखना एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये कौन करता है? तो ये मेरे भाई राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे करता है? तो चलिए देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया जटिल होती है मेरे भाई, ठीक है। नियुक्ति की शक्ति अनुच्छेद 217 क्या कहता है? 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो हमारा हाईकोर्ट होता है ना, हाईकोर्ट का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो, सभी की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मेरे भाई। यहां तक सारी चीज क्लियर है। आगे चलते हैं। परामर्श प्रक्रिया, ये जो है आप यहां से बैठ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कोलिजियम की भूमिका जो है व्यवहार में नियुक्ति की सिफारिश उच्चतम न्यायालय के कोलिजियम द्वारा जो है की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उस विशिष्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये थोड़ी सी चीजें आप याद कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा ये देखो भ्रम का निवारण क्या है, यहाँ पे देखो अक्सर छात्र जो होते हैं ना उनको क्या लगता है कि राज्य का मामला होने के कारण राज्यपाल जो है नियुक्ति करते होंगे, लेकिन यह गलत है। राज्यपाल केवल शपथ दिलाते हैं, नियुक्ति केवल राष्ट्रपति करते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं, हर बार बोल रहा हूं, अभी से बोल रहा हूं, ये 2 लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति और शपथ। यहीं पर बहुत सारे बच्चे जो है पजल हो जाते हैं। आप बहुत सारे बच्चों को लगता है भाई जो राज्य की बात है, हाईकोर्ट की बात है, तो नियुक्ति जो है राज्यपाल ही करता होगा, और शपथ कौन दिलाता है? शपथ राज्यपाल दिलाता है, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो बहुत बार मैं बता चुका हूं, एक तो आपको हाई कोर्ट याद रखना है, एक आपको सुप्रीम कोर्ट याद रखना है। सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की ये बात कर रहा है, तो हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं या फिर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी होती है, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, 62 वर्ष होती है मेरे भाई, ठीक है, 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो यहाँ पे 65 वर्ष आ जाएगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये 62 वर्ष हो जाएगा, उच्च न्यायालय पूछा है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी डिटेल से लिखा होगा कि संविधान के अनुच्छेद 217 फर्स्ट के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। मूल संविधान में यह आयु 60 वर्ष थी मेरे भाई। ये लाइन भी याद रखना, जो मूल संविधान हमारा लागू हुआ था ना 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो है ये 60 वर्ष होती थी, जिसे 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या पता आपसे जो है ये ना पूछे कि भाई कि वर्तमान में जो है इनकी रिटायरमेंट एज कितनी है, तो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा बताइए किस संविधान संशोधन के तहत जो है मूल संविधान में जो रिटायरमेंट एज होती थी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की 60 वर्ष, इनको कब बढ़ा दिया गया था। तो आप बताएंगे 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत जो है इनको बढ़ाकर 62 कर दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। उच्चतम न्यायालय से अंतर मैं बता चुका हूं, 65 वर्ष जो है सेवानिवृत्ति होते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो अभी बात करके आए, राष्ट्रपति नहीं दिलाता है। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है मेरे भाई, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है भाई जो है सुझाव देता है अपने, जब न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ना, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना नियुक्ति, तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है अपना परामर्श भी देता है। राज्य का राज्यपाल क्या करता है, ये शपथ दिलाता है मेरे भाई, ये क्या करता है, शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ये प्लीज आप बैठ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको पढ़नी जरूरी है। मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपको पढ़नी जरूरी है। जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे ना, यकीन मानिएगा आप कोसों दूर है अपने सिलेक्शन से। और स्पेशली E1 में HSSC की बात करूँ तो E1 का कोई HSSC का कोई जो है ना तो हाथ है ना है पैर मेरे भाई, इनका पता ही नहीं है हाथ कहाँ है और पैर कहाँ पर है। समझ रहे मेरी बात को, ये यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। हर लूप होल आपको भरने होंगे मेरे भाई। और लूप होल कैसे भरे जाएंगे, लूप होल मेरे भाई ऐसे ही भरे जाएंगे जब आप हर चीज को पढ़ेंगे, हर शब्द को पढ़ेंगे, हर अनुच्छेद को पढ़ेंगे, हर अनुसूची को पढ़ेंगे, और जो है हर आप किसको पढ़ेंगे, भाग को पढ़ेंगे। तब जाके जो है वनडे एग्जाम्स में आपकी जो है पकड़ अच्छी हो सकेगी मेरे भाई। मेरे को तो ऐसा एटलीस्ट ऐसा ही लगता है कि ऐसे ही आपको तैयारी करनी चाहिए मेरे भाई, बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेरे भाई वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, तो 21 नहीं है, 24 नहीं है, 25 जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल 25 जो है उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। इसने 1 जनवरी से जो है कार्य करना शुरू हुआ था। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है भाई, आंध्र प्रदेश का पृथक उच्च न्यायालय जो अमरावती में स्थापित किया गया, भारत का जो है नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय, और इसने 1 जनवरी 2019 से जो है इसने काम करना शुरू किया है मेरे भाई। साझा उच्च न्यायालय की बात करूँ तो संविधान के अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं 231 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय रख सकती है। यही कारण है कि राज्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में, हमारे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल संख्या के बावजूद जो है उच्च न्यायालयों की संख्या केवल 25 है मेरे भाई। 25 क्यों है, क्योंकि तीन जो उच्च न्यायालय है ना वो साझा है। जैसे कि पहला उच्च न्यायालय हमारा कौन सा है, पहला उच्च न्यायालय हरियाणा और पंजाब का है, जो कि चंडीगढ़ के अंदर अवस्थित है। ये देखो गुवाहाटी, एक तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जो कि असम, नागालैंड और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय है। दूसरे की बात करूं बॉम्बे उच्च न्यायालय, ये किसके लिए है, इसके अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन द्वीप जो है ये शामिल होते हैं। और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, यह पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ के लिए एक साझा उच्च न्यायालय। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत कौन रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट कर सकता है। 5 जो है रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है, ठीक है, 5 रिट जारी करता है। नीचे लिखा भी होगा शायद,
देखो, भारतीय संविधान उच्च न्यायालय को नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 रिट अधिकारिता, इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के परिवर्तन यानी कि एनफोर्समेंट के लिए जो है किसी अन्य उद्देश्य के लिए 5 प्रकार की रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जो है जारी कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी कर सकता है। तो ये चीज क्वेश्चन में पूछी गई है, मेरे को याद है अच्छे तरीके से, ये पूछा गया था भाई बताइए जो ये रिट जारी करने की जो शक्ति है इस मामले में किसका जो क्षेत्राधिकार है वो बड़ा है। तो ऑप्शन दिए थे, सुप्रीम कोर्ट दिया था, हाई कोर्ट दिया था, दोनों दिया था, या फिर इनमें से कोई नहीं दिया था। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ था? राइट ऑप्शन हुआ था मेरे भाई हाई कोर्ट दिया था। तो ये अंतर क्या है, मतलब जो ये सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, ये अनुच्छेद 32 के तहत रिट तो जारी कर सकता है, लेकिन रिट ये सिर्फ मौलिक अधिकार के बिहाफ पर ही जारी कर सकता है मेरे भाई। ठीक है, सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए जो है रिट जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय की बात करेगा तो यह अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार के साथ साथ सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए भी जो है रिट जारी कर सकता है। इसीलिए जो है जो रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार है ना, वो हाई कोर्ट का ज्यादा विस्तृत है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ये बैठ के पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति किसने की थी? राष्ट्रपति ने की थी। तो ये अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? जो त्यागपत्र है ये अपना राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा शर्तें और उनके पद छोड़ने की प्रक्रिया से संबंधित संविधान में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 217 फर्स्ट ए के अनुसार उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, चाहे वह मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर युक्त जो है अपना त्यागपत्र जो है दे सकता है। नियुक्ति और त्यागपत्र का संबंध एक सामान्य नियम के अनुसार जो पदाधिकारी किसी पद पर नियुक्ति करता है, इस्तीफा भी उसी को संबोधित किया जाता है। क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसीलिए वे अपना त्यागपत्र भी जो है राष्ट्रपति को देते हैं। भ्रम का बिंदु क्या है? राज्यपाल, फिर से वही भ्रम आ गया, क्योंकि न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन ध्यान रहे शपथ दिलाना एक औपचारिक कार्य है मेरे भाई। ठीक है, जबकि प्रशासनिक और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होंगे मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें याद है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में सिर्फ एक माइनर सा जो है डिफरेंस है। डिफरेंस यही है, अगर जो सुप्रीम माफ कीजिएगा हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा या फिर मुख्य न्यायाधीश होगा, इनकी नियुक्ति से संबंधित अगर कोई काम होगा या फिर इनका जो है इस्तीफा देना होगा, दोनों ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। सिर्फ एक काम जो है राज्यपाल करेगा और वो काम करेगा शपथ दिलाने का। इसके अलावा जो भी काम है वो सारा कौन करेगा? वो सारा जो है राष्ट्रपति करेगा। ये रट्टा मार लो या कुछ भी कर लो मेरे भाई, ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा। आई बात समझ में? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए अच्छे तरीके से याद कर लेना मेरे भाई। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया त्यागपत्र के अलावा उन्हें केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। संसद में महाभियोग जैसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8 कह रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो आप सभी जानते हैं ये किसके पास हो जाएगी? संसद के पास हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं होगा, संसद के पास हो जाएगी। और संसद जो है किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कर सकता है? अनुच्छेद 231 के तहत जो है ऐसा जो है संसद कर सकता है। नीचे लिखा होगा, चलिए दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 231 संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। बाकी ये बैठ के पढ़ लेना। और ये जो किया गया था ना मूल संविधान में, प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय का प्रावधान था। जो हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस समय सिर्फ इतना सा लिखा गया था संविधान में कि जितने भी भारत के अंदर राज्य होंगे उन सभी के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल 28 राज्य है तो 28 जो है हाई कोर्ट होने चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन जो है 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। इसने क्या जो है सुविधा दी? इसने ये सुविधा दी कि भाई संसद को यह साझा उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार दे दिया गया कि एक या एक से अन्य राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो साझा उच्च न्यायालय आप बना सकते हैं। इसको भी बैठ के पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम अनुभव क्या होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की योग्यता और कार्यकाल में अच्छे तरीके से बता के आया हूं। आई होप इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यहाँ पे पूछा है, न्यूनतम अनुभव पूछा गया है। तो न्यूनतम अनुभव कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर यानी कि वकील रहा हो। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, ठीक है, वकील नहीं, वकील यहाँ पे आएगा, अधिवक्ता वकील रहा हो, ठीक है। कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहा हो यानी कि वकील रहा हो। तो दोनों चीजें जो है करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों में से कोई एक होनी चाहिए मेरे भाई। आई बात समझ में? या तो 10 वर्ष तक वो न्यायिक पद पर रहा हो या फिर 10 वर्ष तक उसने जो है उच्च न्यायालय में वकील का काम किया हो। तो इनमें से कोई भी एक हो तो वो जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है इलिजिबल है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(2) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो। इसमें अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल है मेरे भाई, ठीक है। अधिवक्ता का अनुभव अनुच्छेद 217 सेकंड बी क्या कहता है, वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का जो है या लगातार 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों का जो है अधिवक्ता रहा हो मेरे भाई, ठीक है। महत्वपूर्ण अंतर क्या है यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्चतम न्यायालय के विपरीत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए संविधान में परंपरागत विधि वेता होने का कोई भी प्रावधान नहीं है। न्यूनतम आयु संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए किसी भी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या सीमित करने की शक्ति किसके पास है। सारा जो भी कुछ करना है, घटाना है, बढ़ाना है, सब कुछ संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये सारा बैठ के आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता किस पर भारित होता है। अभी मैं बता के आया हूं सब कुछ जो है ये, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ पे वो था ना, वो कार्यकाल से संबंधित था, मतलब कि इनका कार्यकाल घटाना बढ़ाना या फिर जो इनका क्षेत्र है वो घटाना बढ़ाना, वो सब जो है संसद के हाथ में। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, न्यायाधीशों का वेतन जो है भत्ता किस पर भारित होता है। तो वेतन तो जो है राज्य सरकार के ऊपर ही भारित होता है। भारत की संचित निधि पर क्या भारित होता है, पेंशन भारित होती है। वेतन यहाँ पर यहाँ पे लिख दो, वेतन क्या होती है, सैलरी होती है। पर मंथ जो सैलरी मिलती है ना, उसकी यहाँ पर ये बात कर रहा है। तो सैलरी किसके ऊपर भारित होती है, सैलरी जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। लेकिन 62 वर्ष की आयु के बाद जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनकी जो पेंशन आती है ना, वो भारत की संचित निधि पर आधारित होती है। तो ये दोनों माइनर्स इफेक्ट्स हैं, माइनर्स डिफरेंस है, ये जरूर आप याद रखना, यहाँ पे लिखा भी होगा। चलिए बता देता हूँ। ये देखो पेंशन का विशेष मामला, यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर है। यद्यपि इसका वेतन राज्य देता है लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि पर जो है भारित होती है। बस ये लाइन याद रख लेना, बाकी चाहो तो डिटेल से पढ़ लेना, काफी इंफॉर्मेशन जो है यहां पर रखी गई है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सारी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, पूछता है मेरे भाई एग्जामिनर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, हमने ऊपर देखा था ना। चलिए ऊपर से देख लेते हैं किसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अभी मिलेगा नहीं, वो कहाँ गया, वो थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं हम, मिल जाए तो अच्छी बात है। ये रहा, अंडमान निकोबार पूछा था ना, अंडमान निकोबार यहाँ पे तो नहीं दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, कलकत्ता के अंदर आएगा मेरे भाई वो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा, दिखा देते हैं आपको, कोई बात नहीं। ये रहा, ये कलकत्ता के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 230 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी केंद्र शासित प्रदेशों को किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ला सकती है मेरे भाई, ठीक है। इसी शक्ति का जो प्रयोग करते हुए अंडमान और निकोबार के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। क्षेत्र अधिकार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये आता है। पोर्ट ब्लेयर बेंच की बात करूं तो न्यायिक सुविधा के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ताकि द्वीप के वासियों को न्याय के लिए बार बार जो है कलकत्ता न आना पड़े मेरे भाई। समझ गए मेरी बात। सर्किट बेंच जो है वो वहीं पर है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर मेरे भाई, ठीक है। सबसे पुराना न्यायालय की बात करूं तो कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। स्थापना आप सभी जानते हैं 1862 को जो है इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई, ठीक है। इसके पास पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान और निकोबार की भी जिम्मेदारी
है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करूं तो इसी तरह लक्षद्वीप का जो क्षेत्राधिकार है वो केरल उच्च न्यायालय के पास है और पुदुचेरी का क्षेत्राधिकार मद्रास उच्च न्यायालय के पास स्थित है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज मैं लिखना भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है भाई, मैं अभी बता देता हूं किस जो है मतलब हर एक का आपको याद रखना है कि किसका सेपरेट अपना जो है उच्च न्यायालय है। अगर उसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है तो उसका जो क्षेत्राधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हम देख चुके हैं। लक्षद्वीप का किसके अंतर्गत आता है, तो लक्षद्वीप जो है किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अभी देख के आए हैं, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है इसका आता है मेरे भाई। ठीक है, ये सारा डिटेल से पढ़ लेना। अच्छा, और भी कुछ दिया गया है क्या, न्यायिक प्रशासन क्षेत्राधिकार, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वो केरल से ही संबंधित है सारा कुछ। 14 देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का आधार क्या है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो आधार है वो क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार, सिद्ध कदाचार या अक्षमता। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया को बहुत कठिन और विशिष्ट बनाया गया है। संविधान में इसके लिए स्पष्ट आधार दिए गए हैं। संवैधानिक अधिकार 217(1) और 124(4) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए वही आधार वह प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के निर्धारित किए गए। इसके दो मुख्य अधिकार है मेरे भाई। ठीक है, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है या फिर हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, इन दोनों को हटाने के लिए सेम जो है प्रोसेस अपनाई गई है, सिद्ध कदाचार मेरे भाई। ठीक है, सिद्ध कदाचार, यदि न्यायाधीश किसी भ्रष्टाचार या नैतिक पतन का दोषी पाया जाता है तो उसको जो है हटाया जा सकता है। तो सिद्ध कदाचार ढूंढ लो कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये बैठ के आप पढ़ लेना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आज आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर हमारे 15 जो कि आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। तो आप सभी जानते हैं सर्वाधिक जो कैसे बताऊं, अच्छा एक चीज याद रखना, क्षेत्रफल के आधार पर, ऐसे याद रखो, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछे तो, जनसंख्या के आधार पर पूछे तो आप उत्तर प्रदेश बताएंगे मेरे भाई, उत्तर प्रदेश बताएंगे। तो बस आपको आंसर मिल गया। भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक कहां पर होगी, जहां पर ज्यादा जनसंख्या होगी। अब ज्यादा जनसंख्या होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर कोर्ट केस भी ज्यादा होंगे। अब कोर्ट केस ज्यादा होगी तो उनको सुलझाने के लिए जो है भाई जजों की या फिर न्यायाधीशों की भी संख्या ज्यादा होगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो कहा गया उत्तर प्रदेश, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देखो न्यायाधीशों की संख्या एक समान नहीं होती, इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित है। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है मेरे भाई। ठीक है, न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राज्य की जनसंख्या और लंबित मामलों के आधार पर किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या और मुकदमों की भारी संख्या के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज जो है आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, और विधानसभा की जो सीटें है ना, विधानसभा की सीटें हरियाणा में कितनी है, 90 है मेरे भाई। ठीक है, इसी तरह जो सर्वाधिक, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले भाई बताइए भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटें सर्वाधिक है, तो उस केस में भी जो है यूपी आएगा मेरे भाई। ठीक है, यूपी की सर्वाधिक सीटें है मेरे भाई विधानसभा की। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। यहां पर जो है हमारा आज का वीडियो सेशन खत्म होता है। वीडियो लेक्चर 58वां जो है हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको आसान भाषा में ये सारी चीजें समझ आई होंगी और मैं जो है विश्वास करता हूं कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे, स्पेशली वो बच्चे जिनका जो है पीएमटी लिस्ट में नाम आ गया है। तो जिनका पीएमटी में लिस्ट में नाम आया ना, अब आगे की प्रोसेस में आपका जो है सारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपकी पीएमटी क्लियर हो चुकी है तो आप अभी से किसकी तैयारी शुरू कर दो, रनिंग की तैयारी शुरू कर दो मेरे भाई। ठीक है, रनिंग की तैयारी शुरू कर दो। क्यों तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द अब ये लगातार रनिंग की जो है ये कंप्लीट होते हैं पीएमटी में। वैसे तो अभी टाइम लगेगा, देखो ऐसा नहीं है, अभी तो लड़कों का चल रहा है, इसके बाद लड़कियों का होगा, इसके बाद जो है और भी पोस्ट है जैसे कि फॉरेस्टर हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उनका भी पीएमटी होगा। ये सारी प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएंगी ना, उसके बाद आपके जो है पीएसटी स्टार्ट होगा भाई। ठीक है, पीएसटी में क्या होती है, रनिंग आपकी होती है, उसके बाद आपका रनिंग स्टार्ट होगा। लेकिन आप इसको बिल्कुल भी जो है ढिलाई मत बरतिएगा, बिल्कुल भी जो है लाइटली मत लीजिएगा। रनिंग में दुनिया बाहर होगी मेरे भाई। ठीक है, क्यों बाहर होगी, क्योंकि ये कब करवाएंगे, जून के महीने में कराएंगे। मेरा ऐसा गणित कहता है कि ये जून के महीने में रनिंग करवाएंगे। तपती धूप में जो है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जो है आपकी रनिंग करवाएंगे। इसी हिसाब से, इसी तरीके से जो है आपको अपनी तैयारी अभी से कर लेनी है भाई। ठीक है,
खड़ा घाम जो लगेगा ना आपके सर के ऊपर, बहुत सारे बच्चे जो है रह जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को चक्कर भी आ जाते हैं। इसीलिए आप मॉर्निंग में रनिंग करते होंगे, आई नो, इवनिंग में रनिंग करते होंगे, आई नो। मेरा ये सजेशन है बीच बीच में हफ्ते में 1 या 2 बार मेरे भाई, दिन में भी दोपहर में भी 1 बार रनिंग कर लेना, ताकि आपका शरीर जो है उस हिसाब से अपने आप को ढाल पाए। ताकि अगर आपका अनफॉर्चुनेटली अगर दोपहर में 12, 1 या 2 के बीच में आपका पीएसटी शुरू हो, रनिंग हो, तो आपके शरीर को ज़्यादा एडेप्टेशन करने की जरूरत ना हो, क्योंकि पहली बार भागोगे ना धूप में तो आपको दिक्कत आएगी, आपका शरीर एकदम से थक जाएगा। लेकिन अगर आपने हफ्ते में महीने में जो है 5-6 बार भी अगर प्रैक्टिस की ना दोपहर में भागने की, तो आपका जो शरीर है ना वो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा, एडजस्ट कर लेगा मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, आपको एक भी लूप होल नहीं छोड़ना है, एक भी ऐसा तरीका नहीं देना है कि आपकी कमी आपको लगे कि यार थोड़ी सी मेहनत और कर लेता, रनिंग कर लेता ना, तो लिखित परीक्षा में नाम आ जाता। इसीलिए बस मैं ये थोड़ा सा आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा हार्डवर्क कर लो। जो यहाँ तक पहुंचा है ना बच्चा 8-10 महीने पिछले 1-1.5 साल मेहनत करके, तो यकीन मानिएगा अब मंजिल बहुत पास है, इतनी ज़्यादा दूर नहीं है। 4-5 महीनों की और बात है, तो 4-5 महीने और नरक झेल लो, इसके बाद आपको स्वर्ग ही मिलने वाला है डेफिनेटली। 8वां वेतन आयोग के बाद जो सैलरी आपकी लग के आएगी ना, वो जो सुकून मिलेगा ना आपको, यकीन मानिएगा जो इज्जत मिलेगी उसका कोई विकल्प नहीं है मेरे भाई। इसीलिए बोल रहा हूं आज तैयारी में जी जान लगा दो मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? बस आप एक बार पीएमटी जिन बच्चों का हो गया वो रनिंग पे ध्यान दो, और साथ के साथ जो है लिखित परीक्षा पे ध्यान दो। कंटेंट की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑफिशियल कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। यकीन मानो इतना कंटेंट आपको करवा दूंगा आपकी लिखित परीक्षा से, आप खुद कहोगे कि मेरे भाई इतना कंटेंट तो सच बताऊं तो पेड में नहीं मिला जितना भाई तूने यहाँ पे दे दिया। ऐसा मेरा विश्वास है। बस आप विश्वास बनाए रखो और जो है डेली क्लास लगाते रहो, कुछ भी चीज स्किप नहीं करनी है एक दिन भी। 4-5 महीने सब कुछ छोड़ दो, महिला मित्र को छोड़ दो, फोन छोड़ दो, इंस्टाग्राम छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना छोड़ दो, पार्टियां छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अगर ये 5 महीने जो छोड़ देगा ना, यकीन मानो त्याग मानती है जो सक्सेस होती है ना, वो त्याग मांगती है, कुछ ना कुछ तो आपको त्यागना पड़ेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो बस ऐसे अपनी तैयारी करते रहो, सिलेक्शन आपका ही होगा, आप में से ही होगा मेरे भाई। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।